Hello students, today we are going to discuss on the topic of motion of center of mass. It's a very important topic, बहुत ही important topic है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक खत्म करने के बाद, आज का लेक्चर खत्म करने के बाद, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के किसी भी प्रॉब्लम्स को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से, ऐसा चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। अगर आप इस पूरे लेक्चर में साथ में बने रहते हैं तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, जहां पे बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के साथ, है ना। और जेईई और नीट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये कैसा होता है, क्या काम करता है, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे और यहां से काम हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हमारा टॉपिक एक्सप्लेनेशन सबसे पहले बात करते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन हमारे पास, कि हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 ऐसा डॉट डॉट mnrn प्लस में डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट प्लस mn। ये बात हम जानते हैं। m1 m2 क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं। कोई सा भी ऐसा बॉडी है, इसमें बहुत सारी, ये m1, ये m2, ये m3, ऐसा करके कुछ भी ले लो आप। तो ये m1 m2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, m1 m2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं। या अलग अलग बॉडी की बात कर ले, या फिर जैसे इस तरीके से बात कर लीजिए, है ना। कैसे बात कर ले, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है m1 का, ये दूसरा ब्लॉक है m2 का, ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, उनका हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या करूं मैं इसको कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगा देखिए, तो डी आर सेंटर ऑफ मास बाई डी टी, गुड, इज इक्वल टू m1 dr1 बाई डी टी प्लस m2 dr2 बाई डी टी, है ना। ऐसा करके अपन n तक जा सकते हैं, mn drn बाई डी टी डिवाइड बाई, ये तो मास है, इसको तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, डॉट 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 अपन mn तक जा सकते हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए इस चीज को समझ लेंगे ना कि कैसे हम फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन कैसे हम उस फॉर्मूले पे पहुंच रहे हैं वो प्रोसेस भी याद अगर आपने सीख लिया ना एक बार, तो कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं बनता है। नॉट एनी चांस टू लीव एनी क्वेश्चन, वेरी इजी कंसेप्ट, लेट्स सी। अच्छा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू, भाई ये आर तो पोजीशन वेक्टर ही था ना हमारे पास, ये तो वेक्टर ही रहता है। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी गिव्स व्हाट, वेलोसिटी। भाई अगर अपन पोजीशन वेक्टर को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिलता है अपने को, वेलोसिटी। वी नो इट फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, सो वी हैव, दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन विल बिकम, दिस विल बिकम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1, और ये क्या बन जाएगा, v1 प्लस ये क्या बन जाएगा, m2 v2, ऐसा करके अपन n तक जा सकते हैं, mn vn डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसा डॉट डॉट करके mn तक जा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। और हम जा कहाँ रहे थे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे ही जा रहे थे। तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी से आगे हम एक काम और क्या कर सकते हैं, जरा सा पीछे लाइन पे रहते हैं, कि अगर फिर से मैं क्या करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस वेलोसिटी को भी मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बनेगा, dv बाई डी टी, राइट। तो चलिए dv सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m1 dv1 बाई डी टी प्लस m2 dv2 बाई डी टी, ऐसा अपन क्या n तक जा सकते हैं, राइट। अब डिवाइड बाई क्या बन जाएगा यहाँ पे, m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn, ठीक है।
यहां से देखिए ये सिंपल स्टेप्स से आप आगे बढ़िए। बहुत सारे बुक्स में कंफ्यूजिंग हुई हो जाता है ऐसा करके कि एम इधर कर दिया, एम वो ऐसा ऐसा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप तो सिंपल स्टेप्स याद रखिए, आराम से हर चीज सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिंपल स्टेप्स से याद रखिए। तो क्या बन जाएगा यहां से हमारे पास भाई, वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनता है, वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन बनता है। तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 डॉट डॉट n तक जा सकते हैं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डॉट डॉट n तक जा सकते हैं। अब यूजुअली स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है कि 2 मास तक के लिए बता दिया जाता है और 3 4 5 मास ऐसा नहीं। आप इन जितने भी मास हैं आप तो ये फॉर्मूला याद रखो, जितने मास हो गए, 2 है तो 2 पे पुट करेंगे, 3 है 3 पुट करेंगे, 4 है 4 पुट करेंगे। इफ वी हैव मोर देन as many masses we have, we will keep putting the values on this equation and we will get the result. Okay, no confusion. ये दोनों बात आपको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया। ये बात हम जानते थे पहले से। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ गए। अगर यहां तक हम समझ चुके हैं तो इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल या एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखिए क्या है प्रॉब्लम हमारे पास। अच्छा ये ऐसा है, ये रहा हमारा, ये इस तरीके से है। ये एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, ये एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, ये भी एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, और ये ब्लॉक जो है ये हमारा इधर की तरफ किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ध्यान से ये क्या कर रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में हमारा ये ब्लॉक मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ व्हाट, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा ब्लॉक हमारा इधर की तरफ मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, अब कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन अबव केस। अपने को यहां पे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास समझाने का है कि इसका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे। मैं इसी डायग्राम को वापस क्या करता हूं, वापस ड्रॉ कर लेता हूं अगले पेज पे, ताकि ये चलिए मैं यही समझा देता हूं। अच्छा देख लीजिए, अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर ऐसा होता, हमारे पास फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, हमने अभी भी निकाला है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, m1 v1 कहां गया, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। बट प्रॉब्लम क्या, इस फॉर्मूले का मैं यहां यूज इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो है इस वेलोसिटी का अगर ऐसे m1 v1 कर ले, m2 v2 कर ले, तो डायरेक्शनल कंसेप्ट तो कहां गया, इसमें डायरेक्शन का कोई यूज ही नहीं हुआ। तो मुझे इसको x और y कंपोनेंट दोनों में इसकी वेलोसिटी को लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसका x कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा, y कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा उसका पहले x कंपोनेंट निकालेंगे, फिर y कंपोनेंट निकालेंगे, और फिर दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे कि उसका टोटल वेलोसिटी जो होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा काम करूं तो क्या बनेगा। यहां से देखिए, क्या इस 10 मीटर पर सेकंड का एक कंपोनेंट ये है, और क्या इस कंपोनेंट का नाम 10 cos 37 डिग्री है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा बच्चे एक बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में ही जब सॉल्यूशन होने लग जाता है ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन क्या है। तो मैं इसको अलग से फिर से ड्रॉ करके आपके लिए बना देता हूं कि ये हमारे पास देखिए ब्लॉक है, पहला वाला ब्लॉक ये रहा, है ना, 2 किलोग्राम का, और ये इधर की तरफ जा रहा था हमारा किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, इस कंपोनेंट का नाम, और चूंकि ये 37 डिग्री मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बन जाएगा 10 cos 37 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालने आते होंगे, कंपोनेंट्स के बारे में आप जानते होंगे। और ऐसा ही ये कंपोनेंट हो जाएगा एक, इसका नाम क्या हो जाएगा, 10 sin 37 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा 10 cos 37 की अगर हम बात करें तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, 10 इंटू cos 37 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद हो आपको, ये ट्रायंगल, यहाँ पे 37, ये होता है 4, ये 3 और ये 5,
तो cos 37 निकाल के देख लीजिए। इसको आप ये ट्रायंगल हमेशा याद रखिए कि क्योंकि 37 के वैल्यूज का आपको बहुत इस्तेमाल होता है 37, 53 का, बिकॉज इससे क्या होता है कि डेटा कैलकुलेटेड रहता है ना, कोई अजीबोगरीब आंसर्स नहीं आते हैं इसलिए। तो 3, 4, 5, तो cos 37 कितना हो जाएगा इनटू, देखिए 37 cos 4/5, ऑब्वियसली 4/5 है ना, 4/5, तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, तो मेरे पास ये वैल्यू कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं उस वैल्यू को डिलीट कर देता हूं यहां से, इसको यहां से जरा सा हटा लेता हूं और मैं इस ट्रायंगल को यहां कहीं बना देता हूं। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को कहीं यहां बना देता हूं। ये हमारा 37 का है, ये 4, ये 3, ये 5। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, देखिए तो अगर ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 10 sin 37, तो 10 इंटू साइन 37 3/5, राइट, तो 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पहले वाले ब्लॉक का जो वेलोसिटी आया हमारे पास, फर्स्ट वाले ब्लॉक का वेलोसिटी क्या आ गया, वेलोसिटी इन x जो आया, चलिए अगर मैं डायरेक्ट वेलोसिटी लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट ही वेलोसिटी लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, जल्दी बता दीजिए। मेरा वेलोसिटी बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस में कितना है 6i कैप प्लस, और वाई एक्सिस सॉरी आई एम सॉरी एक्स में नहीं है 6, वाई में है वो चलिए क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक हमारा, चलिए एक्स में कितना है 8i कैप प्लस वाई में कितना है 6j कैप। ये पहले वाले ब्लॉक का एक्चुअली वेलोसिटी गिवन है, इसके बदले हम वो लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरे वाले ब्लॉक की बात कर लीजिए, ये पहला वाला ब्लॉक था ना हमारे पास, ये फर्स्ट ब्लॉक था, पेंट कर दीजिए थोड़ा सा, पता रहे ब्लॉक है ये हमारा। चलिए सेकंड ब्लॉक की बात कर लेते हैं, है ना, फॉर सेकंड ब्लॉक फिर से वही चीज, ये हमारा ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। अब इसका वेलोसिटी किधर गिवन है, ये रहा किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कंपोनेंट्स बना दें इसके भी हम लोग। कंपोनेंट्स बनाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा, और चूंकि एंगल कौन सा है यहां से 37 डिग्री है तो यही एंगल हमारा 37 है, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा हमारा 20 cos 37 डिग्री, नो कंफ्यूजन। चलिए दूसरा हमारा ऐसा बनेगा, राइट, दूसरा कंपोनेंट, और ये क्या बनेगा 20 sin 37 बन जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं इन बातों में, बहुत अच्छी बात है। फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 20 cos 37 को सॉल्व कर लीजिए तो कितना बनेगा 20 cos 37 के बदले फिर से 4/5, तो इंटू 4/5, 5 4 जा 20, तो 16 बनेगा। तो क्या मैं इसको 16 मीटर पर सेकेंड लिख लूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए फिर 20 sin 37 की बात करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, तो क्या मैं इसको 12 मीटर पर सेकेंड लिख लूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फाइनली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, क्या मेरे पास अगला स्लाइड है, अरे है नहीं है चलिए अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 2 मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ 2 जो बनेगा, कहां गया, वेलोसिटी ऑफ 2 जो हमारा बना वो कितना बन गया 20 sin 37, आई मीन सॉरी एक्स एक्सिस में कितना है 16 मीटर पर सेकेंड, तो 16 का आई कैप प्लस, अब देखिए ये माइनस नेगेटिव में है तो ये माइनस का जे कैप होगा, दैट्स वाई यहां से मैं प्लस को हटा देता हूं और इसको माइनस लिख देता हूं, राइट, क्योंकि माइनस हो जाएगा बाद में वो हमारा जाके, तो माइनस में कितना हो जाएगा वो 12 का जे कैप। बस अब आपका काम खत्म। अब मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या निकाला हुआ है m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये क्या हो जाएगा m1 vx प्लस m2 vx डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा m1 vy प्लस m2 vy, है ना, m2 v2 m1 v1y, v1 होगा ना ये v1x, ये v2x,
v2y, राइट। मैं इसको अच्छे से जरा सा लिख देता हूं इक्वेशन। क्या बन जाएगा यहां से, ये हमारा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो m1 v1x प्लस m2 v2x डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, m1, अब y की बात कर रहे हैं तो v1y प्लस m2 v2y, राइट, डिवाइड बाई क्या बन जाएगा बोलिए, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो आपको पता है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये हमारा vx, ये हमारा vy। यहां से आप सॉल्व करके आराम से सॉल्व एंड आंसर, सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे। वेरी सिंपल। अब इसमें करने के लिए कुछ बचा नहीं, कैलकुलेट करना है, वैल्यूज आप डालेंगे यहां से। भाई देखिए m1 का वैल्यू 2, v1x का वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है, v1x का वैल्यू 8, m2 का वैल्यू फिर से 2, v2x का वैल्यू हमने कितना निकाला, v2x का वैल्यू हमने 16 निकाला, 16 डालिए, m1 प्लस m2, m1 फिर से 2, v1y हमने कितना निकाला है 6 का j कैप, और ऐसे ही v2y हमने कितना निकाला माइनस का 12, साइन को याद रखेंगे माइनस का 12, ओके। और यहां से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। एनी कंफ्यूजन इस बात में? तो हमने ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक सिंपल क्वेश्चन से समझा। अगली बात पे चलते हैं, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं आई थिंक, है ना, बिल्कुल क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए हमने दो फॉर्मूला यहां पे पढ़ा है, दोनों के क्वेश्चंस को करेंगे। हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या है हमारे पास एक फॉर्मूला, ये कहां गया, ओके, वेलोसिटी का पढ़ा, एक्सेलरेशन का पढ़ा। मैं यहां से आगे भी चल सकता था, ma f फोर्स सब पे जाएंगे, डोंट वरी। अभी यहां से फोर्स पे भी जाएंगे, फिर मोमेंटम पे भी जाएंगे, सब कुछ पे जाएंगे, डोंट वरी, है ना। और जिस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मंकी बलून प्रॉब्लम्स, मैन बोट प्रॉब्लम्स, है ना और वेज और ब्लॉक प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स का एक ऐसा आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कभी गलती नहीं होगी, कोई मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कंसेप्ट और ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2। गिवन है कि m1 इज ग्रेटर देन m2 इन एटवुड मशीन। अब देखिए इस m1 m2 का कुछ भी वैल्यूज भी मैं दे सकता हूं, 5 किलोग्राम, ये भी 5 किलोग्राम, ऐसा कुछ वैल्यूज भी हो सकता है। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे नहीं लिया है, एल्जेब्रिक वैल्यू ही रहने देते हैं, फॉर्मूला भी बन जाएगा। आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर लो, चाहे तो प्रोसेस समझ लो, जैसा आप करना चाहो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे वैल्यूज नहीं ले रहा हूं, सिर्फ यहां पे एल्जेब्रिक डेटा ही रहने देता हूं, m1 और m2 ही, ठीक है। तो चलिए उसी से काम करते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन बताने का है अपने, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, m1a1 प्लस m2a2, दो ही मास है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, जरा ध्यान से देखिए। तो एक तो a1 की रिक्वायरमेंट है, a2 भी चाहिए, m1 m2 तो मेरे पास गिवन है, m1 m2 की रिक्वायरमेंट है, वो गिवन है। तो मेरे पास अननोन डेटा है एक a1 a2 is the unknown information here, so that we need to find out from the concept of Newton's law of motion। एडवर्ड मशीन के क्वेश्चंस आपने खूब सारे किए होंगे, है ना। तो बस उसी कंसेप्ट को पहले यहां लगाते हैं, एडवर्ड मशीन वाला क्वेश्चन कंसेप्ट लगा लेते हैं यहां से, उसके बाद हमसे एक्सेलरेशन मिल जाएगा और उस एक्सेलरेशन को यहां इनपुट करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई हम जानते हैं कि पहले तो इस पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द मास, टेंशन फोर्स हमेशा ही अवे फ्रॉम द मास, यहां पे भी टेंशन फोर्स इधर की तरफ, नो कंफ्यूजन। एक यहां पे ग्रेविटी लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, यहां भी एक ग्रेविटी लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, नो प्रॉब्लम, गुड। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, चलिए इक्वेशन लिखते हैं, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट इस साइड कर लेता हूं, मेरे पास अगला स्लाइड है क्या, जरा देख लूं एक बार, है ना अगला स्लाइड सॉल्व करने के लिए, तब क्या दिक्कत है। चलिए है हमारे पास अगला स्लाइड, जब सॉल्व करने के लिए तो अपने को दिक्कत कहां आ रही है, तब तो अपन खूब भड़के काम कर सकते हैं, ठीक है, जगह की कमी नहीं है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगा, देखिए
अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 जो है वो m2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली चूंकि एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा है तो बॉडी ऐसा जा रहा होगा भाई। अगर m1 बड़ा है, मैं और खली दोनों एक पे बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली खली वाला नीचे जाएगा ना, मेरा तो क्या ही होगा। लाइक दैट m1 नीचे और m2 ऊपर जाएगा, राइट। तो m2, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी का मूवमेंट इधर की तरफ है, राइट। तो एक्सेलरेशन जो होगा, देखिए बॉडी का मूवमेंट इधर की तरफ, ये इसमें एक्सेलरेशन आएगा और इसमें कैसा आएगा, ये एक्सेलरेशन आएगा। ये तो यहां पे हमने एनालाइज करके किया है, जरूरी नहीं है कि हम समझ जाएं इस बात से, नहीं भी समझे मैं चाहूं तो मैं मर्जी मेरी, मैं एक्सेलरेशन इसको ऐसा मान लूं। ये कंसेप्ट हम एनएलएम में पढ़ते हैं एडवर्ड मशीन में, फिर भी थोड़ा हिंट कर देता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको जिधर मन पड़े मान लो कि भाई इसका एक्सेलरेशन ऊपर इसका एक्सेलरेशन नीचे, डज नॉट मैटर। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा रिजल्ट के हिसाब से, वो माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां मुझे कह रहा है m1 m2 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम यहां पे ले सकते हैं, यहां पे मुझे कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा मानने की जरूरत नहीं है, यहां मैं ऐसा ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चीज। अब देखिए अगर ये नीचे जा रहा है इसका मतलब इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, mg फोर्स डोमिनेट कर रहा है, टेंशन फोर्स डोमिनेट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर टेंशन फोर्स, देखिए ये कंसेप्ट हम फिर से बोल रहे हैं, एनएलएम में आपने एडवर्ड मशीन में पूरा पढ़ा हुआ होगा, आप जानते होंगे, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं आपको बस, है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई टेंशन डोमिनेट नहीं कर रहा है तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा यहां से, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, mg माइनस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या वो m1a बनेगा, कोई कंफ्यूजन। अच्छा अब जो ये एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है मेरा, एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जो इसका एक्सेलरेशन वही इसका एक्सेलरेशन, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, जो इसका वेलोसिटी वो इसका वेलोसिटी, राइट। तो एक्सेलरेशन सेम ही होगा, फोर्स अलग अलग हो जाए क्योंकि मास डिफरेंट है तो नेट फोर्स अलग अलग होगा, बट एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों पे, है ना, मास की वजह से चेंजेस आएगा। चलिए तो mg क्या m1g ना, तो चलिए m1g माइनस टेंशन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे m1a, ठीक है। चूंकि स्ट्रिंग सेम ही है तो टेंशन भाई एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही होता है ना। अगर स्ट्रिंग में कोई बीच में कोई वो नहीं आ रहा है तो स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हमारा सेम ही रहेगा अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बनेगा, अब चूंकि यहां पे टेंशन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो T माइनस mg, तो T माइनस mg इज इक्वल टू m2a, यही बनेगा दूसरा इक्वेशन। चलिए दोनों को क्या कर दे, दोनों को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग बोथ इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऐड बोथ इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, देखिए अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, तो क्या ये टेंशन और ये टेंशन मर जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, देखिए mg, ध्यान से मुझे क्या करना है, ऐड करना है दोनों को, और ये m2g है ना, गलती नहीं करना है, ये m2g है, तो इक्वेशन बनेगा m1g माइनस m2g, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू हमने ऐड किया था तो m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। चलिए यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन चाहिए था ना हमको, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा हमारा, अगर मैं लिख दूं यहां पे तो हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, m1g माइनस mg कॉमन ले ले, तो m1 माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। किसका एक्सेलरेशन है ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वही पूछ रहा था क्या हमसे, नहीं ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, ये वाला एक्सेलरेशन है बॉडी का, ये है ना, ये बॉडी का एक्सेलरेशन है, हमको तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए था। तो अब हम इस a1 a2 को क्या करेंगे, यहाँ पे भाई a भी यही, a1 भी यही है, a2 भी यही है, वैल्यूज में यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, क्या मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 a1 के बदले ये पुट करेंगे, m2 फिर से a2 के बदले ये पुट करेंगे, m1 प्लस m2 वैल्यूज मेरे पास है, पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। अब ये वैल्यू तो a1 ये a का वैल्यू यहां और यहां पुट करना है, बस खत्म बात, समझ गए, वही हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। यहां पे कुछ डेटा दे देंगे तो डेटा देके आप देख लीजिए, तुरंत ही काम सॉल्व हो जाएगा आपका। मान लेते हैं ये 5 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, 3 इंटू 10 30, 30 बाई कितना हो जाएगा, दोनों को सॉल्व 5 और 3 है ना, तो 8 सॉल्व कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ डेटा डाल दीजिए। अब इस पे आप कुछ भी वैल्यूज पुट कर दीजिए, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन गया, ये एडवर्ड मशीन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला
है कि नहीं है, और इस वैल्यू को यहां डाल दिया, इससे हमारे पास सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, ये बॉडी का एक्सेलरेशन है। अब इसमें डालेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बन के आएगा। ठीक है ये चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगली बात पे, क्या है टू मासेस m1 m2। अब ध्यान से सुनिएगा, two masses m1 and m2 are kept at some distance. If one mass is moved towards the other, then by what distance other mass to be moved to keep the center of mass stationary? अब यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्या कंसेप्ट समझाऊंगा कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे बुक्स में बहुत जगह आपको यहाँ पे m1x1 इक्वल टू m2x2 का फॉर्मूला बता देते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक के नाम से भी समझा देते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, है ना, याद कर लो, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे साइन माइनस लगा देना, है ना, साइन माइनस लगा देना, बहुत सारी जगह यहाँ आपको मिल जाएगा ऐसा। सही है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है ना। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको जो एक बात बताऊंगा वो उससे सारा का सारा मतलब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना ही नहीं है, दैट्स इट, है ना। तो चलिए मैं उस कंसेप्ट को पहले समझा देता हूं, फिर हम लोग यहां पे जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, देखिए, वी नो आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, ऐसा डॉट डॉट mn तक जाते हैं, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट 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 प्लस mn तक जाते हैं। हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट। पार्शियली डिफरेंशिएशन करने से क्या हुआ कि ये dr सेंटर ऑफ मास बन गया, इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 mn drn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। ये जो फॉर्मूला है, याद रखेंगे, ये जो फॉर्मूला है वो किसी भी केस में आपको अप्लाई होगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर रहा है, बॉडी इतना डिस्प्लेस कर रहा है, भाई बोट प्रॉब्लम की बात कर ले, वो मैन बैलून्स वाले प्रॉब्लम की बात कर ले, यहां से सब एक जैसा है, नथिंग गोना चेंज। ठीक है ना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैन बैलून्स वाले में और जोड़ देंगे, लेकिन बाकी ये सारा काम करेगा, यही फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। ये एक फाइनल फॉर्मूला आप मान के चलिए कि सेंटर ऑफ मास के मोशन टाइप के क्वेश्चंस में, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला फाइनलाइज कर देगा। आपको यही दिमाग में लगाना है। अब देखेंगे कैसे कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसका मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ मास 1। ये क्या है हमारा, चेंज इन पोजीशन ऑफ मास 1। ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ मास 2। ऐसा करके एन तक जाएंगे हमारा। समझ में आया ये चीज। अब इस चीज को अगर आप समझ गए, इतनी सी बात अगर आप समझ गए, तो पीछे क्वेश्चन को आप देखिए और आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। आप देखिए और देखते ही आंसर आ जाएगा कि टू मासेस m1 m2 आर केप्ट एट सम डिस्टेंस। दो मास है, एक मास हमारा ये रहा m1 और दूसरा मास रहा ये m2 एट सम डिस्टेंस। If one mass is moved towards other, then by what distance other mass to be moved to keep the center of mass stationary? क्या बोल रहा है कि हमने इसको इधर की तरफ कुछ डिस्टेंस से हमने क्या किया, मूव किया, मान लेते हैं x सेंटीमीटर से। तो इसको मैं कितना मूव करवाऊं कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो था वो स्टेशनरी रहे, वो नहीं बदले। नहीं आया समझ में? फिर से देखिए, मैं जरा सा इसको बड़ा बना के लिखता हूं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहीं से ये कंसेप्ट समझ लेना है, बहुत आसान काम हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आप ये फॉर्मूला कैसे कहां से आता है ना, ये फॉर्मूला कहां से कैसे आता है ये भी आप देख लीजिएगा यहीं से। देखिए क्या है, एक मास ये रहा m1, दूसरा मास ये रहा m2 है रखा हुआ कहीं पे। अब इसका कहीं सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहां पे है। ये जो है ना, ये हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। क्या है हमारा, ये सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। ये इसका लाइन जॉइनिंग है सेंटर टू सेंटर, मान लिया कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, मान लेते हैं कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर ऑफ मास। अब जब मैं इस ब्लॉक को, ध्यान से, जब मैं इस ब्लॉक को यहां से यहां लाऊंगा
कुछ x1 डिस्टेंस से इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा, कुछ x1 डिस्टेंस से जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो भाई सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो बदल जाएगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है बदलेगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर देखिए ये यहां पे था, सपोज करते हैं इसका कोऑर्डिनेट समथिंग x इक्वल टू 3 पे था, मान लेते हैं x इक्वल टू 3 पे था, है ना, और ये हमारा ओरिजिन है। क्या है हमारा ये ओरिजिन, समझिएगा इस बात को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इसको मैंने क्या कर दिया, x इक्वल टू x1 पे डाल दिया। अब ये x1, ये तो x1 पोजीशन पे आ चुके हैं हम लोग। तो इस m2 को मैं कितना डिस्प्लेस करूं, इस m2 को मैं कितना चेंज करूं, कहां लेके जाऊं ताकि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो x इक्वल टू सेंटर ऑफ मास यही रहे, ये सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन नहीं बदले, वो x इक्वल टू 3 पर ही रहे। ये हुआ मतलब, समझे इस चीज को। मैं फालतू की चीजें हटा देता हूं यहां से। चलिए, तो क्या कह रहा है फिर से एक बार कि इसको मैंने डिस्प्लेस किया तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसकी तरफ शिफ्ट हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये भी, मतलब देखिए ऐसा है कि दो आदमी खड़े हैं, मैंने क्या किया कि मान लीजिए या बीच में कोई चीज था, तो मैं क्या इसके नजदीक आ गया, तो अब तो मैं इसको ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता हूं क्योंकि ज्यादा पावर लगा सकता हूं मैं। तो आप कितना नजदीक आ जाइए कि फिर से वो वहीं का वहीं रहे, जहां पे था ना सेंटर ऑफ मास पहले, वो वहीं रहे, वहां से उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 0 है। चलिए, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे पास इक्वेशन में, इसको पीछे फिर से लिख देता हूं। हमारे पास इक्वेशन क्या था कि भाई डी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2, है ना, डॉट डॉट mn drn डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मतलब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, मास टू बी मूव्ड टू कीप सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी, मतलब ये 0 है। क्लियर? और ये 0 है और इसका वैल्यू x1 मान लेते हैं, इसका वैल्यू x2 मान लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, तो भाई 0 है इसका मतलब तो क्या बनेगा, वी नो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वैल्यू के साथ। क्या जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, बहुत कुछ जानते हैं कि डी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2। दो ही मास है यहाँ पे, दो तक ही चलते हैं, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आगे चला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 0 है, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m1 dr1 प्लस m2 dr2। देखिए कैंसिल, ये तो वैसे भी धरा के 0 हो जाना है। मैं चलिए एक बार लिख देता हूं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें मैं बार बार लिखूंगा नहीं, है ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ना हमारे पास, तो क्या बनेगा, m1 dr1 प्लस m2 dr2 इक्वल टू 0। हमने अभी अभी आपसे क्या बोला था, अब इसको अगर हम x1 मानते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x2। अगर हमने इसको x1 माना तो लेट की इसको x2 बोल देते हैं, है ना। अभी पता नहीं x2, ध्यान से सुनिए, पता नहीं कि x2 इधर लेके जाना है कि इधर लेके जाना है, मालूम नहीं, वो तो इक्वेशन बताएगा हमको, है ना। तो इसके बदले x1 x2 पुट कर लीजिए, तो यहां से क्या बन जाएगा, m1 x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 x2, राइट। भाई साइड चेंज कर दिया, हमें क्या निकालना था, x2। तो यहां से मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां से x2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या बनेगा, m1 x1 डिवाइड बाई m2 माइनस में। या इसको हम अच्छे तरीके से जब लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छा सुंदर बना के अगर लिखना होता है तो ऐसा लिखते हैं, माइनस में m1 डिवाइड बाई m2 इंटू x1। ये हमारा फॉर्मूला भी बन गया, फॉर्मूला ये भी बन गया, फॉर्मूला ये भी बन गया। यहीं से हमारा सब काम खत्म है ना। कि माइनस का मतलब क्या हुआ, ध्यान से, माइनस का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको लेफ्ट के राइट की तरफ लेके जा रहा हूं तो इसको लेफ्ट की तरफ लेके आना पड़ेगा। अगर मैं इसको
राइट लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूं तो इसको इधर लेके राइट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, है ना। ये नेगेटिव साइन हमको क्या बताता है कि पहला बॉडी जिधर की तरफ मूव करेगा, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट बॉडी है, अपोजिट टू दैट मूवमेंट, अपोजिट टू दैट डायरेक्शन द अदर बॉडी विल मूव, या अदर बॉडी विल नीड टू बी मूव्ड सो दैट द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन स्टेशनरी एट द सेम पॉइंट। चीज समझ में आ गया ये चीज सिंपल। अगर ये चीज याद है, मैं फिर से आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप क्या करें, बिल्कुल भी आप ये m1 x1 वाली बात, ये जो है ना m1 x1, इसको याद करने के बजाय आप इस इक्वेशन को याद रखिए। फिर से कहता हूं कि ये इक्वेशन याद रखने के बजाय ये एक स्पेशल केस बन गया, इसको याद रखने के बदले बेटर कि आप इसको याद रखें तो किसी भी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। m1 x1 इक्वल टू m2 x2 और फिर साइन नहीं, वो याद रखने के बजाय आप इसको याद रखें और इसको याद रखने से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप अभी देखते जाएंगे 1 बाय 1। समझ में आ गया ये चीज क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगली बात पे चलते हैं। देखिए क्या चीज है हमारे पास यहाँ पे, 2 masses 10 kg and 20 kg kept on the surface of a table, 10 kg mass is shifted by distance of 8 cm towards left, by what distance mass 20 kg should be moved so that the center of mass changes by 2 cm। अगर भैया आपने क्या किया है कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 माइनस में अगर ये फॉर्मूला याद किया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप करके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा अगर आपने ये फॉर्मूला याद किया है। तो इसके लिए हमको तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि जो मैंने आपसे बोला कि भैया ये याद कर लो। और देखिए कैसे होता है, हम लगा देते हैं फॉर्मूला इसमें फिर से, वी नो, अब तो हम जानते हैं ना, अब तो हम चैंपियन बन गए हैं। तो वी नो डी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1, दो ही बॉडी है ना, m2 dr2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भाई एक टेबल पे 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम का दो बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, इस 10 किलोग्राम के बॉडी को 8 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर दिया। कितने से शिफ्ट कर दिया हमने, 8 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर दिया। अब इस 20 केजी के बॉडी को कितना शिफ्ट करूं, इस 20 केजी के बॉडी को कितना शिफ्ट करूं कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाए। मतलब अगर पहले यहां पे था ना तो ये 2 सेंटीमीटर से हमारा सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग हो जाए, 2 सेंटीमीटर ये आगे पीछे हो जाए, इसके पोजीशन में 2 सेंटीमीटर का चेंजेज आ जाए। ठीक है, ये चीज है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसका मतलब डी आर सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर। यही हुआ इसका मतलब, अब तो समझ चुके हैं इस बात को कि डी आर सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना है हमारे पास। डी आर सेंटर ऑफ मास के वैल्यू की अगर बात करें तो 2 सेंटीमीटर। तो मैं इसके बदले यहाँ पे अब 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, क्या एकदम लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, चूंकि सब सेंटीमीटर में ही है, ये भी देखिए कहाँ गया, ये भी सेंटीमीटर में है, राइट, ये भी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर रहने देते अपने आप कैंसिल हो जाना है। चलिए लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू m1 dr1, पहले वाले को हमने कितना शिफ्ट किया है, 8 से, तो m1 और मास का वैल्यू कितना है, 10 है ना, तो चलिए 10 भी डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, इरेजर ले लेते हैं, ये रहा पेन। तो 10 kg इंटू dr1 कितना, 8 हो गया क्या, ये नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि हमको डायरेक्शन कंसेप्ट भी याद रखना है, डायरेक्शनल कंसेप्ट भी याद, अभी पता है ना लेफ्ट राइट वाली बात। तो भाई अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो ये वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो बेटर कि हम अपने एक्सिस के साथ चले ना, तो एक्सिस में ये क्या नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है ना, तो हम एक्सिस की वजह से इसको कैसा लेंगे, -8 सेंटीमीटर। इट्स नॉट 8 सेंटीमीटर, इट्स -8 सेंटीमीटर। डायरेक्शन को कंफ्यूजन नहीं करना है, डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी वेक्टर कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे 8 के बदले हम क्या लिखेंगे, -8, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, -8, ठीक है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 20। अब dr2 पता नहीं है तो x मान लेते हैं, dr2 तो चेंज इन सेकंड पोजीशन नहीं मालूम है ना, तो x मान लिया, डिवाइड बाय मास का वैल्यू कितना, 30 kg हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो 30, देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर वैसे भी कैंसिल हो जाना है ना, तो 32 जा हो गया क्या, 60 इज इक्वल टू -80, और ये कितना हो जाएगा, +20x, राइट।
इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 814 140 इज इक्वल टू 20x। सॉल्व कीजिए x के लिए, यहाँ से कितना बन जाएगा 0 0 गया 2 7 जा 14 तो 7 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ध्यान से, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ना हमारे पास, तो हमको इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो ब्लॉक था 10 kg और ये ब्लॉक है हमारा 20 kg, तो इसको 7 सेंटीमीटर से इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में 2 सेंटीमीटर का चेंजेज आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी है क्या, जबकि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं बचता है करने के लिए अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है। और अगर M1 X1 पे अटके पड़े हैं तो भैया राम मालिक है आपका, है ना, तब तो वही कुछ कर सकते हैं, है ना, हम आप तो क्या ही कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो आप समझ गए। ठीक है, चलते हैं अगली बात पे। अगला बात क्या है हमारे पास? अच्छा क्या है अगला चीज देखें, मैन बोट प्रॉब्लम। ओके अब मैन बोट प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, कंसेप्ट भी जानना है इसमें, समझ लेते हैं क्या है। कह रहा हूं कि मैन बोट प्रॉब्लम, बलून मंकी प्रॉब्लम, वेज ब्लॉक प्रॉब्लम सब इसी में आ जाएगा, चाहे भाई स्टेशनरी है चाहे मोशन कर रहा, एवरी कंसेप्ट कम्स अंडर हियर ओनली, सो रिमेंबर दिस वन। देखिए क्या है कंसेप्ट हमारा, हमने पीछे वाले स्लाइड्स में जाना है। अभी हमने पीछे वाले स्लाइड्स में देखा है, कहां गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये रहा। अब यहां से आगे चलते हैं। अरे इरेजर कहां से आ गया भैया, पेन। हमको यहां से चलना है, ठीक है, यहां से आगे काम करते हैं, समझते जाना है। क्या है हमारे पास यहां से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां पे आके हमने काम रोक दिया था ना, कि हमने कहा इससे आगे चर्चा करेंगे, तो इससे आगे की चर्चा अब की जाएगी जहां से मैन बोट प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। क्या है हमारे पास, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डॉट 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 mnan डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। ठीक, अच्छा ये क्या है मेरा m1 m2, क्या सिस्टम का टोटल मास है? m1 प्लस m2 प्लस m3, अगर सिस्टम में बहुत सारे मास है, मान लीजिए सिस्टम में ये m1 ये m2 ये m3, ये सिस्टम का टोटल मास ही तो कहलाएगा। तो क्या मैं इसको कैपिटल M लिख लूं, तो कैपिटल M और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डॉट 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 mnan। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में, वेरी सिंपल कंसेप्ट यहां तक। अब कंसेप्ट तो यहां से शुरू होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर ये पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे तो आपको मैन बोट टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम, ये लोग कहने के लिए अलग अलग कहते हैं, मैं तो सबको एक जैसा मानता हूं। और आप देखेंगे 3 क्वेश्चंस में अलग अलग करवाऊंगा, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, है ना, एक वेज ब्लॉक पे, एक मंकी बलून पे और एक मैन बोट पे। तीनों आप देखेंगे कि सेम एक जैसा, एक ही कंसेप्ट, एक ही फॉर्मूला, एवरीथिंग इज सेम टू सेम, ml/m+m, है ना, वही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, फोर्स किस पे, सेंटर ऑफ मास पे, इज इक्वल टू इस m1a1 के ma फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या बन जाएगा, ये फोर्स 1 न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं, ma इज इक्वल टू नेट फोर्स होता है ना, तो क्या बन जाएगा F1, m1a1 है तो पहले बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स, दूसरी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स, ऐसा जितनी भी बॉडीज हैं उस पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अच्छा, अगर अब ध्यान समझना है, अगर इफ F सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, यहीं से कंसेप्ट है, अगर F सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 है तो क्या ये जरूरी है कि F1 F2 F3 भी 0 होगा? इफ F सेंटर ऑफ मास इज 0, मतलब नेट फोर्स जो है वो अगर 0 है तो क्या ये इंडिविजुअल फोर्सेस भी 0 होंगे? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, अब जो वेक्टर क्वांटिटी है ना भैया, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, हो सकता है भाई F1 इधर लग रहा हो, F2 इधर लग जाए, दोनों मिलके कैंसल हो जाए, 0 आ जाए। लेकिन भाई इंडिविजुअली तो दोनों, अगर नेट फोर्स, भाई नेट फोर्स F नेट तो 0 आया, F नेट जो आया, अरे F नेट तो 0 आया, राइट, लेकिन F1 इज नॉट इक्वल टू 0, F2 इज नॉट इक्वल टू 0। दिखा आपको, दिखा आपको,
यही चीज मैं समझा रहा हूं कि अगर नेट फोर्स 0 है, दिस डज नॉट मीन कि हमारा जो इंडिविजुअल फोर्स है वो भी 0 होगा, ऐसा किसी ने नहीं बोला। इफ एफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, इट डज नॉट implies that individual forces will also be necessarily 0. मतलब हो सकता है, हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन नेसेसरीली 0 होगा, दैट इज नॉट द कंसर्न, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पहली बात। बट किंतु क्या है किंतु में? किंतु में ये है कि एक बात, अरे क्या हुआ भैया, अरे मिट जाए यार, ऐसा क्या, आ जाएंगे लेके, हाँ चलिए अगर एफ नेट 0 है, अगर एफ नेट इक्वल टू 0 है, तो इससे एक बात तो तय है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 0 होगा। ये सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे। अगर एफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इससे ये पता नहीं चलता है कि सारे इंडिविजुअल फोर्सेस 0 होंगे, नॉट नेसेसरी, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि अगर एफ नेट 0 है, एफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। ये तो कंफर्म है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या भाई, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू क्या होता है, एफ सेंटर ऑफ मास बाय एम। एम तो 0 हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल, तो कौन 0 होगा भाई, फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 होगा। तो अगर एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो इसका मतलब ये नेसेसरली कंफर्म हो गया कि भैया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 ही होगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो क्या ये इंप्लाई करता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा? क्या ये इंप्लाई करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, गलत। ये क्या इंप्लाई करता है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा? नो, बिल्कुल नहीं। क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज एक्सेलरेशन डिफाइंस द चेंज इन वेलोसिटी, इट डज नॉट डिफाइन द वेलोसिटी, इट डिफाइंस द चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, ये कंफर्म बात है, यस, दिस इज यस। बट ये गलत, नो, ये नहीं होगा, है ना। अब अगर ये है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 0, तो क्या इसका मतलब ये कंफर्म है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, यस, बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि जो पहले है वही बाद में रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 0 होगा, नहीं, अगर पहले 0 है तो बाद में भी 0, पहले कुछ x है तो बाद में भी x, पहले y है तो मतलब जो है वही रहेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कितना है मेरे पास? 0। किसने बोला? क्योंकि एफ सेंटर ऑफ मास अगर हमारा 0 है तो। ये कहानी समझ में आ गया आपको? अच्छे से समझ में आ गया। ये जो सीक्वेंस आपको याद रखना है कि एफ नेट अगर 0 है, एफ सेंटर ऑफ मास अगर हमारा 0 है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, अगर f center of mass is equals to 0, then a center of mass 0, this implies b center of mass 0, no, this implies change in velocity of center of mass, yes, this implies velocity of center of mass is constant। समझ में आ गया ये चीज क्या कह रहा है? क्लियर यहां तक? चलिए अब आते हैं इससे आगे वाली बात पे। यहां तक अगर समझ में आ गया तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अभी क्या है क्वेश्चन कि अ मैन ऑफ मास m1 स्टैंडिंग ऑन द, फिर से मैं डेटा नहीं ले रहा हूं, मैं वैल्यूज में नहीं ले रहा हूं, मेरा फॉर्मूला भी बन जाएगा, वैल्यूज की बात हम नहीं करेंगे यहां पे। और फॉर्मूले से आप देखेंगे कि मैंने क्या कहा था आपसे कि ये मैन बोट प्रॉब्लम, बलून मंकी प्रॉब्लम और वेज ब्लॉक प्रॉब्लम तीनों एक ही बात है। तीनों कैसा है? एक ही बात है। तो ये हम इससे चेक करेंगे, फॉर्मूले से देखते जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए फॉर्मूला क्या कहता है। अ मैन ऑफ मास m1 स्टैंडिंग ऑन वन कॉर्नर ऑफ अ बोट ऑफ मास m2, मतलब एक आदमी है, वो मान लीजिए एक बोट है और बोट ऐसा है, बोट है और यहाँ पे मास m1, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इसका मास कितना है m1, ठीक है। अगली बात, स्टैंडिंग ऑन द बोट ऑफ मास m2, इस बोट का मास कितना बोल रहा है हमसे, इस बोट का मास हमसे बोल रहा है m2, इस बोट का मास कितना बोला हमसे m2, कितना है बोट का मास m2, और आप देखेंगे तो बोट का लेंथ भी गिवन है हमारे पास, है ना, बोट का लेंथ भी, इसका मास कितना हो गया बोट का मास m2 एंड लेंथ l, तो चलिए लेंथ l है तो l भी ले लेते हैं, यहां से यहां तक का बोट का लेंथ कितना है l है, कितना है बोट का लेंथ हमारा l है ना, बोट का लेंथ कितना, क्या हो रहा है, चलिए कोई बात, बोट का लेंथ कितना है हमारे पास ये l है, चलिए बहुत अच्छी बात। इनिशियली सिस्टम इज स्टेशनरी, अभी इस सिस्टम का जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियली जीरो है, कैसा है हमारा ये इनिशियली जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो इनिशियली है वो कैसा है जीरो है, बहुत अच्छी बात है। इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड अदर एंड ऑफ द बोट, then what will be the displacement of boat when the man reaches at the other end, मतलब क्या हुआ कि ये आदमी यहां से सडनली चलना शुरू किया, ये चल के कहां पहुंच गया, ये चल के यहां पहुंचना चाहता है, ये चाहता है यहां पहुंचना, ठीक है। जब ये यहां पहुंचेगा तो क्या होगा भाई, एक्सटर्नल फोर्स, तो इसको यहां सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फोर्स है क्या, देखिए ये यहां से चलेगा तो क्या करेगा, अगर मुझे आगे जाना है तो मैं क्या करूंगा, बोट पे ऐसा फोर्स लगाऊंगा, ऐसा मैं बोट पे बैकवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो मुझे फॉरवर्ड फोर्स मिलेगा, तब तो मुझे इंपल्स मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, जब मैं बैकवर्ड मोमेंटम दूंगा तो मुझे फॉरवर्ड मोमेंटम मिलेगा, है कि नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नेट मोमेंटम जीरो भी रहना है, तो इससे मैं आगे जाऊंगा, तो अगर मैं आगे जाऊंगा तो बोट भी तो पीछे आएगा, क्योंकि मैंने तो मोमेंटम लगाया ना, है कि नहीं है, मैंने तो इस पे मोमेंटम दिया तो वो पीछे जाएगा, उसने मुझे दिया तो मैं आगे जाऊंगा, यही होता है हमारा, जानते हैं इस बात को हम लोग, है ना। तो चलिए, तो इसने जो फोर्स लगाया इसकी वजह से बोट थोड़ा सा पीछे आएगा, तो वही कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन द मैन रीचेस द अदर एंड, मतलब ये आदमी यहां से यहां जब पहुंच जाएगा एल डिस्टेंस कवर करके, तो हमारे बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि बोट एक्स डिस्प्लेसमेंट कर गया, बोट यहां पहुंच गया, कितना डिस्प्लेस कर गया, एक्स डिस्प्लेस कर गया, तो लेट the displacement of boat be x, ठीक है। then हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फिर से उसी बात पे चलते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या था, इसी चीज का याद रखना था, हमने कहा था आपसे ये वाला फॉर्मूला dr1 वाला, देखिए ये फॉर्मूला याद रखना था, बस इसी का इस्तेमाल करना है, इसी का इस्तेमाल करना है ना, कहां गया, चलिए, देन वी नो dr सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2, ऐसा n तक जाएंगे, याद रखिएगा m तक जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, है ना, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn, यहां पे हमारे पास दो ही है, दो ही सिस्टम पे काम करते हैं। अच्छा, dr चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, भैया जब एक्सटर्नल फोर्स, अब इस कंसेप्ट पे आइए, अब इस कंसेप्ट पे, एक्सटर्नल फोर्स है क्या सिस्टम में, नहीं, क्योंकि भाई जो भी फोर्स मैंने बोट पे लगाया, बोट ने मेरे पे लगाया, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास के चेंजेस में, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन पोजीशन, नो change in position of center of mass due to internal forces, इंटरनल फोर्सेस मतलब अंडर के फोर्सेस से, इंटरनल सिस्टम के फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। यही हम बॉम्ब, जो बॉम्ब ब्लास्ट का केस पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल के केस में, वहां सेंटर ऑफ मास के पाथ या पोजीशन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा ड्यू टू द इंटरनल फोर्स, दैट्स इट, है ना। तो यहां पे सिस्टम में तो इंटरनल फोर्स ही है,
तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, 0। कहां से हम समझ में आया हमको ये चीज, ये यहीं से समझ में आया कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। जैसा था वैसा रहेगा। स्टेशनरी में पहले कैसा था, स्टेशनरी, बाद में भी कैसा रहेगा, स्टेशनरी। पहले कैसा, स्टेशनरी, बाद में भी कैसा, स्टेशनरी। सो नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू अब m1 dr1। अब देखिए यहां से क्या है मेरे पास, ये कितना, अब ये r1 क्या है, पोजीशन पहले वाले का, तो m1 मास m1 है मेरे पास, m1। अब dr1 इसने कितना डिस्टेंस किया, समझिएगा। ये जो पोजीशंस लेते हैं क्वेश्चन में हम लोग, यहां पे, यहां जो हम लोग कंडीशन में ये जो dr1 या dr2 है ना, या फिर वेलोसिटी की बात करेंगे, ऑल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ऑल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है कि पोजीशन में चेंजेस कितना हुआ, मुझे बोट के रेस्पेक्ट में नहीं देखना है, इस बात को ख्याल रखना है। चाहे अगर वेलोसिटी के केस में जब होगा कि बोट भी मूव कर रहा है ना, बोट भी मूव कर रहा है, आदमी भी मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, कुछ भी कंसेप्ट हो, है ना, उसमें हमको सब कुछ क्या, ऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये याद रखना है, ऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही काम करेंगे हम लोग। सब कुछ कहां से काम करेंगे, ऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका कितना हुआ, देखिए मैं यहां से देख रहा हूं इसको, ध्यान से मैं यहां से देख रहा हूं, तो एक तो ये L डिस्टेंस आगे बढ़ा, L डिस्टेंस आगे बढ़ा, और बोथ X डिस्टेंस पीछे आ गया, तो जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आई थिंक L माइनस एक्स ही तो हुआ भाई। L में आगे बढ़ा और फिर X बोट पीछे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, L माइनस एक्स, तो वही हुआ L माइनस एक्स प्लस m2। बोट का हमने कितना माना है, x माना, तो डायरेक्शन कितना देंगे, माइनस एक्स, राइट, कितना देंगे हम लोग, क्योंकि डायरेक्शन कैसा है, अगर इधर हमने पॉजिटिव लिया तो इधर नेगेटिव लेंगे, माइनस एक्स डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बनेगा, m1l माइनस m1x माइनस m1x माइनस में m2x माइनस में m2x डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2, ये तो 0 हो जाना है, m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, है ना। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो क्या बन जाएगा यहां से, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यही कंसेप्ट हमारे किस में भी लगते हैं, सेम कंसेप्ट हमारा लगता है कहां पे, कि वो अपन बलून प्रॉब्लम्स कर लें, है ना, वेज प्रॉब्लम्स, जो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, ओके। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और काम करते रहिए, ठीक है। आप कोशिश करके देखेंगे बलून प्रॉब्लम को, वेज प्रॉब्लम को, सेम कंसेप्ट से, कोई चेंजेस नहीं करना है, सेम कंसेप्ट से आप कोशिश करके देखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो यहां से फॉर्मूला आएगा m1 l अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आपका यहां से आएगा, वही फॉर्मूला उसमें भी आएगा, वेज प्रॉब्लम में भी, वही फॉर्मूला हमारा मंकी प्रॉब्लम में भी, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ओके। थैंक यू।